उस केस में क्या होगा जिस केस में एक शेड्यूल्ड ट्राइब स्पाउस होगी, एक नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब स्पाउस होगी। एक उस केस में क्या होगा जिस केस में एक नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब पार्टनर होगा, एक शेड्यूल्ड ट्राइब पार्टनर होगा। और ये लिव इन रिलेशनशिप के केस में बहुत ज़्यादा घातक है। क्यों है? क्योंकि वहाँ तो कोई पीनल प्रोविज़न नहीं है। मैरिज के केस में आपको सज़ा नहीं होनी है, आपको ट्रायल नहीं फेस करना, आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाना, आपको कन्विक्शन होना है नहीं होना है, एक्विटल नहीं लेना। इस केस में तो आपको सज़ा भी है। तो ये एक्ट कैसे लागू होगा? क्या ये कलेक्टिवली होगा कि एक्ट ये बोलेगा कि अच्छा मतलब ईदर ऑफ द पार्टनर इज लेट्स से फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब, तो एक्ट विल नॉट अप्लाई? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मतलब मान लीजिए जिसने सबमिट किया वो मेल है, मैन है, तो उस केस में रजिस्ट्रार क्या करेगा? जो फीमेल पार्टनर है उसको स्टेटमेंट शेयर करने के साथ साथ उससे पूछेगा, इंक्वायरी करेगा कि क्या आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्या आपका इस रिलेशनशिप से कोई बच्चा तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है, इस तरह की इंक्वायरी करेगा। लेकिन उस केस में भी रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ टर्मिनेशन देना ही देना है, भले ही दूसरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन हो। मैं आज टहलता हुआ आऊं और आज टहलता हुआ आके मतलब मान लीजिए मैं कहीं दूसरे स्टेट में रहता हूं और मैंने अपनी लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर करानी, तो मैं उत्तराखंड में आके करा सकता हूं। क्यों? क्योंकि रूल्स इसके लिए प्रोवाइड करते हैं। रूल्स ये तक प्रोवाइड करते हैं हमारे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में बने हैं कि अगर मेरे पास कोई एकोमोडेशन नहीं है तो मेरा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा। क्या होगा? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा। वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके मैं बाजार में जाऊंगा, अपने लिए कमरा ढूंढूंगा रेंट का, और मुझे कोई भी लैंडलॉर्ड केवल इसलिए मना नहीं कर सकता कमरा देने से कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में हूं। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। यूसीसी को उत्तराखंड हाई कोर्ट में चुनौती भी दे दी गई है। ये चुनौती देने वाले अधिवक्ता डॉक्टर सुरेश सिंह नेगी हैं। डॉक्टर सुरेश सिंह नेगी कॉरपोरेट और कमर्शियल मामलों के साथ संवैधानिक मामलों के भी जानकार हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी और अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर्स किया है। आज के पॉडकास्ट में उनसे जानते हैं यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप के कानूनी बेंच। एक्चुअली जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये 4 पार्ट्स में है और ये बेसिकली एम करता है हमारी जो सिविल लाइफ है उसको रेगुलेट और गवर्न करने की कोशिश करता है। तो सिविल लाइफ से मेरा मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं मैरिज की, हम बात करते हैं डिवोर्स की, हम बात करते हैं सक्सेशन की, तो जो 4 पार्ट्स हैं यूसीसी में, तो इसमें सबसे पहला पार्ट है मैरिज एंड डिवोर्स, दूसरा पार्ट है सक्सेशन, तीसरा पार्ट है लिव इन रिलेशनशिप। तो उत्तराखंड बेसिकली पहला स्टेट है जिसने एक ऐसी स्टैच्यूट बनाई है, एक ऐसा कोड बनाया है जो लिव इन रिलेशनशिप को ना केवल डिफाइन करता है बल्कि लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज भी करता है। तो इस रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है कि लिव इन रिलेशनशिप एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन बनता है। और जो पार्ट 4 है वो मिसलेनियस है, मतलब वो बेसिकली ये बताता है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट उत्तराखंड में लागू होता है जो इन्हीं मुद्दों पर है, यानी मैरिज पे, डिवोर्स पे, सक्सेशन पे, तो वो उत्तराखंड के अंदर लागू नहीं होगा क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने माननीय राष्ट्रपति की उसमें एसेंट ली हुई है। तो ऐसा होता है वैसे? हाँ, ऐसा होता है। ओके, तो जैसे 3 पार्ट में होता है ना, हम कहते हैं कि केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची के विषय हो गए सारे के सारे। ये देखिए ऐसा होता है एक्चुअली कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेटिव पावर, जो मतलब बेसिकली हम जो बोलते हैं विधायी शक्तियाँ, तो विधायी शक्तियों में क्या होता है कि जो 7th शेड्यूल है हमारा, आर्टिकल 246 है, वो बेसिकली ये बोलता है कि जो राज्य है और जो केंद्र है इनके बीच में विधायी शक्तियों का बंटवारा होगा, यानी कि जो स्टेट की लेजिस्लेचर है वो किन मुद्दों पे कानून बना सकती है और जो पार्लियामेंट है वो किन मुद्दों पे कानून बना सकती है, और दोनों मिलके किन किन मुद्दों पे कानून बना सकते हैं। तो वो 3 जो सूचियाँ हैं जैसी आपने बात की, तो पहली सूची जिसे लिस्ट 1 बोलते हैं वो बेसिकली यूनियन लिस्ट है, दूसरी आपका स्टेट लिस्ट है, तीसरी बेसिकली आपकी कंकरेंट लिस्ट है। तो ये जो विवाह का मामला है, जो तलाक का मामला है, जो सक्सेशन का मामला है, ये एक तीसरी सूची में आता है जिसे हम कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। उसकी सूची नंबर 5 में आता है, एंट्री नंबर 5 में। तो उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, इस एंट्री नंबर 5 को कवर करते हुए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया है। अब जैसा आपको पता होगा कि हमारा एक आर्टिकल है 44 जो बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, मींस कि हम इन आर्टिकल्स को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये बेसिकली एक संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं की एक भावना थी जिसमें उन लोगों ने कहा था कि
हमारे देश को इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। तो उसी के तहत आर्टिकल 44 में एक ऐसी भावना थी कि पूरे देश में थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो वो भावना को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड राज्य से इसकी शुरुआत की गई है। तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है। तो हमें लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि जो एंट्री नंबर 5 है वो केवल विवाह की बात करती है, वो केवल तलाक की बात करती है, वो केवल सक्सेशन की बात करती है और इनसे जुड़े हुए मुद्दों की बात करती है। उसमें लिव इन रिलेशनशिप नाम के शब्द का कोई भी जिक्र नहीं है। तो हम माननीय न्यायालय से यही कह रहे हैं कि क्या लिव इन रिलेशनशिप मैरिज ही है? कैन वी कंस्टिट्यू लिव इन रिलेशनशिप एज मैरिज? ये आप किस चीज़ को देख कर कह रहे हैं कि वो हम इस चीज़ को देख के कह रहे हैं कि जैसे जो ये एक्ट बना है इसमें सरकार की मंशा अच्छी है। हमारा भी मानना है कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जब सिविल कोड सिविल लॉ जो है सब लोगों के लिए यूनिफॉर्म कानून होने चाहिए। अब लेकिन साथ साथ ये भी एक दिक्कत है कि क्या हम लिव इन रिलेशनशिप को लाकर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि मैरिज के सापेक्ष एक नया इंस्टीट्यूशन खड़ा कर रहे हैं। हम लोगों को शायद ऐसा अवसर दे रहे हैं कि या तो आप शादी करिए या आप लिव इन रिलेशनशिप में रहिए, और आप दोनों में से जो भी करेंगे, दोनों स्थितियों में आपकी जो सिविल लाइफ है वो सरकार के कानून के हिसाब से, इस कोड के हिसाब से गवर्न होगी और इसी के हिसाब से रेगुलेट होगी। ये सरकार करना चाह रही है। तो हमारा इसमें ऑब्जेक्शन ये है कि जब आप दोनों चीज़ों को अलग कर रहे हैं और दोनों चीज़ों में अलग अलग प्रावधान कर रहे हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आप ये कहते हैं कि जो मैरिज होगी, जैसे मान लीजिए हिंदू मैरिज एक्ट था या जो बाकी धर्मों के मैरिज एक्ट्स थे, या फिर जो मान लीजिए आपका स्पेशल मैरिज एक्ट था, इन सब चीज़ों के प्रावधानों को कि जिस वक्त शादी होती है उस वक्त आदमी की उम्र क्या होनी चाहिए, औरत की उम्र क्या होनी चाहिए, उन सब चीज़ों को इसमें लिया गया है। तो अब जैसे शादी के केस में ये है कि जो वुमेन है उसकी एज मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है, और जो मैन है उसकी एज मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए शादी के केस में। और उसमें कुछ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हैं, अगर वो दोनों कोई इस प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं तो वो शादी नहीं हो सकती है, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में अगर वो किसी धर्म में वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी लागू होती है। मतलब आप वो ये कह रहे हो कि जैसे भाई बहन वाला रिश्ते में या फिर 3 पीढ़ी वाला जो होता है उसकी बात कर रहे हो? हाँ, मतलब जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, अगर मान लीजिए किसी धर्म में वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी धर्म के हिसाब से लागू होती है, मंजूर होती है, तो वो जो धर्म गुरु होंगे वो धर्म गुरु एक सर्टिफिकेट देंगे कि नहीं, इस रिश्ते में, इस प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हमारे धर्म के हिसाब से शादी हो सकती है। तो वो ऐसा जोड़ा शादी कर सकता है जिसका धर्म उस चीज़ की इजाज़त देता है। अब उसकी तुलना आप कीजिए लिव इन रिलेशनशिप से। लिव इन रिलेशनशिप में भी यही चीज़ लागू होती है कि अगर कोई प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, उस प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अगर दो लोग लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो उन लोगों की भी लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर नहीं हो सकती। तभी हो सकती है जब उनका धर्म उस चीज़ की इजाज़त देता हो। अब मैं जो फ़र्क आपको बताना चाह रहा था ये था कि शादी के केस में लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की उम्र 21 साल। यहाँ इस केस में क्या है, लिव इन रिलेशनशिप में लड़के की उम्र भी 18 साल, लड़की की उम्र भी 18 साल। तो यानी लड़के की उम्र यहाँ 21 नहीं चाहिए, 18 ही चाहिए, दोनों यानी एडल्ट होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, ठीक है। अब जो ये लिव इन रिलेशनशिप में जो पार्टनर्स होंगे, ये कोड इन्हें पार्टनर्स कहता है, और जो मैरिज में लोग हैं उन्हें कपल्स कहता है। तो ये जो पार्टनर्स होंगे लिव इन रिलेशनशिप में, ये पार्टनर्स को ऑब्वियसली वो चूंकि इन द नेचर ऑफ मैरिज रह रहे हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप को कोड डिफाइन कैसे कर रहा है, कैसे परिभाषित कर रहा है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। लिव इन रिलेशनशिप को डिफाइन ऐसे कह रहा है कि जहाँ पर अ मैन एंड अ वुमेन, एक आदमी और एक औरत, living in a shared household, and that shared household can be of any type. It can be owned by both of them, either of them, दोनों कर सकते हैं, दोनों के द्वारा हो सकता है, या दोनों में से दोनों के द्वारा किराए पे लिया हो सकता है, या किसी एक के द्वारा किराए पे लिया हो सकता है, या वो किसी भी तरह का हो सकता है। तो उसमें लिखा है एनी हाउस होल्ड। तो एनी हाउस होल्ड जब आप बोलते हो तो उसमें शायद गेस्ट हाउस भी आ जाए, उसमें हो सकता है होटल का रूम भी आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली अ मैन एंड अ वुमेन लिविंग इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, हाउ दे आर लिविंग इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, इन द नेचर ऑफ मैरिज।
सो दे आर लिविंग इन द नेचर ऑफ मैरिज मीन्स जैसे दो लोग एक शादी में रहते हैं, तो इन द नेचर ऑफ मैरिज में कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं। मतलब उनका आपस में पूरे घर परिवार को एक साथ चलाना, आपस में शारीरिक संबंधों का रखना, ये सब चीज़ें इन द नेचर ऑफ मैरिज के अंदर आती हैं। तो बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप में एक आदमी एक औरत एक शेयर्ड हाउस होल्ड में इन द नेचर ऑफ मैरिज रह रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो 18 साल का लड़का है और 18 साल की लड़की है, वो दोनों लोग मिल के बच्चा भी पैदा कर सकते हैं, वो दोनों लोग बच्चा गोद भी ले सकते हैं। ये मतलब हमें कोड इजाज़त देता है इस चीज़ की। और वहाँ शादी के केस में 21 साल का लड़का होना चाहिए कम से कम। तो एक फ़र्क आपने यहाँ पर किया। दूसरा, जब आप इन्हें इजाज़त दे रहे हैं 18 साल के लड़के को और 18 साल की लड़की को लिव इन रिलेशनशिप में रहने की, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर उन दोनों में से कोई भी 21 साल से नीचे होगा, अगर उन दोनों में से कोई भी 21 साल से नीचे होगा जिस दिन वो लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, उसका स्टेटमेंट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप दे रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई आपका बेटा या आपकी बेटी लिव इन रिलेशनशिप के लिए इनकी एप्लीकेशन आई है। ठीक है। तो अब इस केस में देखिए उल्टा हो रहा है कि 18 साल की लड़की शादी के लिए खुद से जा सकती है, खुद से उसको किसी की कंसेंट नहीं चाहिए, किसी की परमिशन नहीं चाहिए, किसी की इजाज़त नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो 21 साल तक 18 से 21 साल तक के बीच में लिव इन रिलेशनशिप में जा रही है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्ट ये कह रहा है कि उसको अपने माँ बाप की परमिशन चाहिए, लेकिन एक्ट ये भी कह रहा है कि उसके माँ बाप को इन्फॉर्म किया जाएगा। शादी के केस में नहीं किया जा रहा है। तो ये जो कोड है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये अपने आप में दोनों को, मैरिज को और लिव इन रिलेशनशिप को बहुत हद तक अलग कर रहा है। ठीक है। तो हमारा ये मानना है कि जब आपने इसको मैरिज से अलग किया है, तो क्या इन स्थितियों में उसको उस कोड के अंदर रखा जाना चाहिए? और क्या ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें बहुत गहन तरीके से सोच विचार की और डिबेट एंड डिस्कशंस की ज़रूरत है? क्या इसको बहुत अच्छे विचार के साथ, या मान लीजिए जैसे पार्लियामेंट है, वहाँ पर कई समय तक मतलब इसमें विचार किया जाए? जैसे हमारे पास एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है 2005 का, वो भी डिफाइन करता है कि शेयर्ड हाउस होल्ड क्या है। वो भी कहता है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है। वहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप शब्द नहीं है, वहाँ पर डोमेस्टिक रिलेशनशिप है। तो वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, डिफाइन किया है कि व्हेन अ कपल लिविंग इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड इन द नेचर ऑफ मैरिज, तो दैट विल बी अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। तो वहाँ पर ये सारे प्रावधान है कि अगर मान लीजिए, चूंकि वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो दैट इज़ बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो वो एक्ट स्पेसिफिकली विमेन के खिलाफ जो कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसको कैटर करता है। तो अगर सरकार ये कहती है कि लिव इन रिलेशनशिप में कई लोग आपस में क्राइम कर रहे हैं, वायलेंट हो रही हैं लिव इन रिलेशनशिप्स, और उसमें औरत के प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, हम कहते हैं औरत के प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मोस्ट वेलकम, और हमें करना भी चाहिए, ज़रूरत है इस वक्त की। लेकिन अगर यही एक आपका मात्र उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य में बेसिकली कहीं ना कहीं क्राइम झलकता है। तो जिसमें क्राइम झलकता है, क्या वो एक सिविल कोड का हिस्सा होना चाहिए? सबसे पहला मुद्दा यह है। दूसरा यह है कि जब लगभग आप वही चीज़ें कह रहे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहता है और जो सफिशिएंट था इन चीज़ों के लिए डील करने के लिए, तो इसकी अगर ज़रूरत उत्तराखंड सरकार को महसूस हुई है, उत्तराखंड राज्य को महसूस हुई है, तो हमारा उसमें केवल प्रश्न यही है कि क्या ऐसा नहीं होगा कि आप लिव इन रिलेशनशिप में आना भी आसान कर रहे हैं और लिव इन रिलेशनशिप से जाना भी आसान कर रहे हैं? इसमें मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम शादी करते हैं, तो शादी करते समय हमारी एक परिभाषित तिथि होती है, डिफाइंड डेट होती है। Okay. कि सबकी सारी दुनिया को पता होता है, हम हंसी खुशी कार्ड बांटते हैं कि साहब सो एंड सो इज़ गेटिंग मैरिड ऑन सच एंड सच डेट, तो देयर इज़ अ डिफाइंड डेट। अब इसमें हमारा कोड कहता है कि जो जोड़ा है लिव इन रिलेशनशिप में, उसको लिव इन रिलेशनशिप में आने के 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि हमारा जो लिव इन रिलेशनशिप है आप रजिस्टर कीजिए। तो उस एप्लीकेशन को ये लोगों ने नाम दिया स्टेटमेंट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है। अब चलो जी, अगर उन्होंने खुद दी तब तो वो एक डेट डिफाइन कर देंगे कि हम इस डेट को इंटर हुए, कोई दिक्कत नहीं है कानूनी रूप से। लेकिन इस एक्ट में एक ऐसा भी प्रावधान है जो बेसिकली सेक्शन 386 है, वो ये बोलता है कि अगर रजिस्ट्रार को, क्योंकि जो हमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं लिव इन रिलेशनशिप का, ये रजिस्ट्रार करते हैं,
शहरों में रजिस्ट्रार, वहाँ ग्राम विकास अधिकारी। नहीं, रजिस्ट्रार ही करेंगे, रजिस्ट्रार के लेवल के ही ऑफिसर करेंगे। एक फर्क है, जो शादी है, मैरिज है, मैरिज का रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार करेंगे, ठीक है। और लिव इन रिलेशनशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रार करेंगे, यानी एक बड़े लेवल के अधिकारी करेंगे, छोटे लेवल के अधिकारी नहीं करेंगे। और जो रजिस्ट्रार उसको करेंगे, तो जो कोड है, कोड में कोई एक्सप्रेस प्रोविजन अपील का नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो रूल्स बने हैं यूसीसी के तहत, उसमें अपील का प्रोविजन है कि अगर रजिस्ट्रार ने कोई डिसीजन नहीं लिया विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, यानी 30 दिन के अंदर, एप्लीकेशन प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर, तो वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रार जनरल के पास चली जाएगी। और अगर किसी कपल को रजिस्टर करने से रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया, तो वो कपल, मतलब वो पार्टनर्स, कपल नहीं कहना चाहिए, पार्टनर्स बोला जा रहा है कोर्ट में, तो जो लिव इन रिलेशनशिप के पार्टनर्स हैं वो रजिस्ट्रार जनरल के वहाँ अपील कर सकते हैं। रजिस्ट्रार जनरल का जो आदेश आएगा वो फुल एंड बाइंडिंग होगा, फुल फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, फाइनल एंड बाइंडिंग जिसे बोला जाता है। इसके अगेंस्ट मैं कोर्ट भी नहीं जा सकता हूँ? नहीं, उसके अगेंस्ट कोर्ट तो जा ही सकते हैं, अगर किसी को लगता है मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट तो जा ही सकते हैं, वो तो हमें संविधान अधिकार दे रहा है कोर्ट जाने का। अब इसमें मुद्दा यह है कि आपने जो 386 की मैं बात कर रहा था, आर्टिकल सेक्शन 386 यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो लिव इन रिलेशनशिप के पार्ट में है, तो वो बेसिकली ये बोलता है कि अगर रजिस्ट्रार को कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई दो पार्टनर्स हैं, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो वो अपने मोशन पे उन लोगों को नोटिस दे सकता है कि भाई, इट हैज़ कम टू माई नॉलेज दैट यू आर लिविंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप विदाउट अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, हेयर बाय, मतलब वी आर पुटिंग यू ऑन नोटिस टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन। यानी कि आप बिना रजिस्ट्रेशन के रह रहे हैं शादी में, और आप, सॉरी, लिव इन रिलेशनशिप में आप बिना रजिस्ट्रेशन के रह रहे हैं, और अब आपको लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो रजिस्ट्रार ने नोटिस दे दिया। अब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रार को कैसे कैसे मिल सकती है? खुद से भी मिल सकती है, और कोई भी पब्लिक का आदमी, एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन कंप्लेन टू द रजिस्ट्रार कि साहब मेरी नॉलेज में ऐसा ऐसा है कि दो लोग हैं जो पार्टनर हैं, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है। रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट चलेगी, रजिस्ट्रार के लिए ऑब्लिगेटरी है, यानी रजिस्ट्रार को उस पर एक्शन लेना ही लेना है। एक्शन क्या है कि उसने उन जोड़ों को नोटिस देना है। जैसे ही उन जोड़ों को नोटिस मिलेगा तो उनको रजिस्ट्रार के वहां आके अप्लाई करना है। पर मैं प्रूफ कैसे करूंगा कि मैं अगर नहीं रह रहा हूं तो? हाँ, तो मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं, तो उनको अप्लाई करना है। अब सुनिए, उन्होंने अप्लाई किया, अब अगर वो अप्लाई करते समय मान लेते हैं कि साहब हम रह रहे थे लिव इन रिलेशनशिप में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कहते हैं कि नहीं साहब हम लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह रहे थे, तो रजिस्ट्रार एक समरी इंक्वायरी करेंगे। और मतलब देखिए, किसी आदमी के लिए ये बता पाना बहुत आसान होता है, मैं मान लीजिए शादीशुदा हूँ, तो क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट हो सकता है मैरिज का, रजिस्ट्रेशन का हो सकता है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकता है, पासपोर्ट या कुछ जिसमें स्पाउस का नाम लिखा हो, पति के पासपोर्ट में पत्नी का, पत्नी के पासपोर्ट में पति का नाम लिखा हो, तो आदमी इस्टेब्लिश कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी से कहेंगे कि भाई साहब आप शादीशुदा नहीं हैं, ये प्रूफ कीजिए, तो थोड़ा दिक्कत का काम है, क्योंकि उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता नहीं है। तो आप आदमियों से पूछेंगे, एविडेंस लाएंगे, विटनेसेस लाएंगे। तो इसी तरह से आज के दिनों में क्या होता है, जैसे बड़े शहर जो होते हैं, मेट्रोपोलिस में कई लोग एक ही फ्लैट ले लेते हैं, वो हो सकता है अपोजिट सेक्स के हों, लेकिन वो साथ साथ तो रहते हैं, पर नॉट इन द नेचर ऑफ मैरिज। दे आर शेयरिंग अ हाउस होल्ड, they may be sharing the kitchen also, they may be sharing all the expenses, they may be paying the rent jointly pay कर रहे होंगे रेंट को, लेकिन वो इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं रह रहे होते हैं। तो अब अगर किसी भी आदमी ने, तो ये क्या होगा, ये कि सोशल मतलब मॉरल पुलिसिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अब मॉरल पुलिसिंग हो गई, किसी आदमी ने कंप्लेंट कर दी कि साहब ये दो लोग जो हैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, रजिस्ट्रार ने नोटिस दे दिया, उनको आके प्रूफ करना पड़ेगा कि साहब हम नहीं रह रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा हैरेसमेंट होगा, नंबर एक। अच्छा, अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं उन रजिस्ट्रार के नोटिस के बाद, तो उनके ऊपर पीनल प्रोविजंस हैं, उनको सजा तक हो सकती है। तो अब मैं इसमें एक आपको थोड़ा सा फ़र्क बताता हूँ। जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, उसने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अब वो 30 दिन कब से लागू हो गए? वो 30 दिन लागू हो गए हैं बेसिकली
27 जनवरी 2025 से, जिस दिन से ये कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हुआ है। लेकिन वो जोड़े के केस में अगर कोई जोड़ा ये कहता है कि मैं 27 जनवरी 2025 से पहले से भी रह रहा था, तो उसके 30 दिन उस पहले से काउंट हो जाएंगे। 2-3 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया भी है लिव इन रिलेशनशिप में उत्तराखंड में इस वक्त। तो जो लोग इसको स्वेच्छा से कराना चाह रहे हैं, खुद वॉलंटियर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन लोगों के लिए है जिन लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए 30 दिन के अंदर किसी आदमी ने, जोड़े ने अपनी लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो उसको सज़ा हो सकती है। उसको 10,000 तक का जुर्माना या 3 महीने तक की सज़ा या दोनों हो सकते हैं। कैसे होंगे? एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के वहाँ ट्रायल होगा, और अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के वहाँ ट्रायल होकर उनको कन्विक्ट किया गया, दोषी पाया गया, तो उनको ये सज़ा हो सकती है। 3 महीने तक की सज़ा या 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। सज़ा 1 हफ्ते की हो, 1 दिन की हो, वो तो माननीय न्यायालय तय करेगा जो भी होना है। लेकिन अगर उनको रजिस्ट्रार ने नोटिस दे दिया, और रूल्स में ये भी प्रावधान है यूसीसी के कि एक जो प्राइवेट व्यक्ति है वो भी सीधा न्यायालय में कंप्लेन कर सकता है जाके कि साहब 2 जोड़े हैं, मतलब जो बिना लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर किए रह रहे हैं और मेरी जानकारी में कब से रह रहे हैं। तो उसके पास हो सकता है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो। तो वो आदमी जब कंप्लेंट करता है, या जब रजिस्ट्रार किसी आदमी की कंप्लेंट पे या खुद की इंफॉर्मेशन से कंप्लेंट करता है और जोड़ा रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता है, अप्लाई नहीं करता है रजिस्ट्रेशन के लिए, स्टेटमेंट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप सबमिट नहीं करता है, तो उस केस में ये सज़ा 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकती है, 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ट्रायल के बाद। ये जो प्रावधान है ये सेक्शन 387 में है। ठीक है। अब ये सब कब है? जब मान लीजिए आपने कहा कि एक जोड़ा आ रहा है आपके पास, अभी ये क्लियरिटी नहीं है इसमें कि मान लीजिए कोई जोड़ा आपके पास आया और रजिस्ट्रार ने उसका रजिस्ट्रेशन करने से रिफ्यूज़ कर दिया लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े का, तो उस जोड़े का क्या होगा? क्या उसकी लिव इन रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी? शादी के केस में ऐसा नहीं है। शादी के केस में ऐसा है कि अगर कोई जाता है, उसकी शादी नहीं होगी, और रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार अगर मान लीजिए 15 दिन के अंदर शादी रजिस्टर नहीं करता है, तो वो शादी विल बी डीम्ड रजिस्टर्ड। ठीक है। अगर वो अपने निर्धारित दिनों के अंदर सब रजिस्ट्रार निर्णय नहीं लेता है शादी को रजिस्टर करने का, तो रजिस्ट्रार के ऊपर फाइन का प्रोविजन है। सब रजिस्ट्रार के ऊपर 25,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है अगर उसने जो ड्यूरेशन दी गई उस ड्यूरेशन के अंदर मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो कोड में कुछ नहीं है, लेकिन जो रूल्स बने हैं कोर्ट के अंदर उसमें कहा गया कि अगर 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो फाइल ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी रजिस्ट्रार जनरल को, और रजिस्ट्रार जनरल को 15 दिन के अंदर उसमें निर्णय लेना होगा। ठीक है। लेकिन ये क्लियरिटी नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है कि अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा। शादी के केस में क्या है कि अगर शादी हो गई है और अगर कोई मतलब मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, तो शादी इनवैलिड नहीं होगी। शादी तभी खारिज मानी जाएगी जब वो वॉइड शादी है। वॉइड शादी का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारे प्रावधान कहते हैं कि साहब ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी नहीं हो सकती, और अगर कोई ऐसी शादी हो गई है तो कानूनी तौर से वॉइड हो सकती है या वॉइडेबल हो सकती है। ठीक है। अदरवाइज शादी जो होगी वो इनवैलिड नहीं होगी। तो यहाँ क्या होगा इस लिव इन रिलेशनशिप में उस केस में अगर वो रिफ्यूजल हो गया। अब रिफ्यूजल किन किन चीज़ों पे हो सकता है ये समझने की ज़रूरत है। रिफ्यूजल ऐसे हो सकता है कि रिफ्यूजल के 4 ग्राउंड हैं जो रजिस्ट्रार जिन 4 चीज़ों पर रिफ्यूज़ कर सकता है बेसिकली। एक, अगर वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, चलो साहब समझ में आ गया प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है। अगर किसी का धर्म इजाज़त देता है तो धर्मगुरु से अपनी ले आएंगे कि उसी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। या कोई पहले से मैरिड है या किसी की पहले से कोई लिव इन रिलेशनशिप है जिस दिन वो जा रहा है और वो ख़त्म नहीं हुई है, मतलब मैरिज के केस में डिवोर्स नहीं हुआ है, लिव इन रिलेशनशिप के केस में टर्मिनेशन नहीं हुई। दूसरी ये है। तीसरी उसमें कंडीशन ये है कि कोई उसमें 18 साल से कम का नहीं है, ये भी समझ में आती है। चौथी जो कंडीशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये बोलती है कि अगर रजिस्ट्रार को कहीं ये शक होता है कि किसी पार्टनर को फियर में लाया गया है, कोएरसन में लाया गया है, बाय फोर्स लाया गया है, यानी मतलब उसे डरा धमका के लाया जा रहा है, और रजिस्ट्रार को अगर ऐसा शक होता है तो रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने से। और अगर रजिस्ट्रार को जैसे ही हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, मान लीजिए एक जोड़ा गया रजिस्ट्रार के पास, उसने कहा साहब ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ टर्मिनेशन है, आप इसको रजिस्टर कीजिए।
रजिस्ट्रार को ये लगता है कि इस स्टेटमेंट में कोई चीज़ गलत है या नहीं भी लगता है तो रजिस्ट्रार को पहले समरी इंक्वायरी करनी है। समरी इंक्वायरी में क्या होगा कि वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ साहब आपने जो नाम दिया है, नंबर दिया है, ये दिया है, डिटेल दी है, एड्रेस दिया है, वो सब कुछ ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन मिलते ही, जैसे ही मेरे को मिला रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार ने इमीडिएटली उसकी एक कॉपी दे देनी है पुलिस को। कोड कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का पार्ट 3, कि ये केवल रिकॉर्ड पर्पस के लिए है। पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं करना, केवल रिकॉर्ड है। अब पुलिस पता नहीं किस तरह का रिकॉर्ड रखती है या रखेगी, ये हमारी समझ से बाहर है। प्राइवेसी का क्या होगा? अब इसमें सरकार ये कह रही है कि जो लोगों की डिटेल्स हैं, जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जो उनकी मतलब बेसिकली डेमोग्राफिक प्रोफाइल है या जो उनकी पर्सनल डिटेल्स हैं, वो लीक नहीं होंगी, वो बाहर नहीं जाएंगी। वो सिस्टम में केवल उन्हीं लोगों के पास रहेंगी जिन लोगों ने उस पर एक्शन लेना है, यानी रजिस्ट्रार के पास रहेगी फॉर एग्जाम्पल। लेकिन रजिस्ट्रार क्या करेगा? समरी इंक्वायरी करेगा। समरी इंक्वायरी में पहले तो वेरीफाई करेगा कि हाँ जी, जिस आदमी ने मुझे अपना नाम लिखाया है, उम्र लिखाई है, ये लिखाया है, वो सब कुछ वही है, ठीक है। अगर कोई उसमें से 21 साल का नीचे है तो देख लेगा 21 साल से नीचे का है, और फिर उसने अपने पेरेंट्स की भी इन्फॉर्मेशन लिखाई है, क्योंकि रजिस्ट्रार को पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना है अगर कोई 21 साल से नीचे का आदमी लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने के लिए आ रहा है तो। फिर उसके बाद क्या है कि वो साइमल्टेनियसली जैसे ही रिसीव करेगा, साइमल्टेनियसली ही विल फॉरवर्ड और शी विल, मतलब द रजिस्ट्रार विल फॉरवर्ड अ कॉपी टू पुलिस वाया द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये रूल्स बोलते हैं रूल। और जो कोड है, कोड में सिंपली है कि उसने पुलिस के संग देनी है, यानी वो उस पुलिस स्टेशन में जाएगी जिस पुलिस स्टेशन के अंडर वो रह रहे हैं। तो वो अपना एड्रेस लिखेंगे एप्लीकेशन में, स्टेटमेंट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप में, तो वो इस एड्रेस जिस भी पुलिस स्टेशन के अंडर फॉल करता होगा वहाँ उनका वो पूरा स्टेटमेंट जाएगा। उस स्टेटमेंट में उन्होंने सब कुछ लिखा होगा, अपना नाम, ये किसके संग मैं पार्टनरशिप में रहना चाहता हूँ, क्या सब चीज़ें, वो चले गई पुलिस के पास। अब वो एक्ट कहता है पूरे रिकॉर्ड के लिए रहेगी, हमें राज्य की मंशा पे शक नहीं करना चाहिए, हम मान के चलते हैं कि वो केवल रिकॉर्ड के लिए रहेगी, मान लेते हैं हम एक बार के, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर दोनों में से कोई 21 साल से नीचे का, तो वही स्टेटमेंट की जानकारी जाएगी उनके पेरेंट्स के पास। अब पेरेंट्स के पास किस लिए जाएगी पता नहीं, कि क्या पेरेंट्स आके वहाँ पर रजिस्ट्रार के वहाँ आके कुछ इंटरफेयर करेंगे या अपने बच्चों को रोकने की कोशिश करेंगे अगर कोई 21 साल से नीचे है। तो ये तो अब जो प्रैक्टिकली जब ये इम्प्लीमेंट होंगी चीज़ें तब देखने के लिए बाहर आएंगी, ठीक है। अब ये जो वो समरी इंक्वायरी करेगा और उस समरी इंक्वायरी के दौरान शक होता है या उसे लगता है कि नहीं मुझे कुछ और भी पूछताछ करनी चाहिए, तो फिर वो किसी भी आदमी को पूछताछ के लिए बुला सकता है कि साहब ये 2 लोग हैं, इन 2 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना है और आपका क्या विचार है, ये इनमें से किसी आदमी की पहले से कहीं शादी तो नहीं है, पहले से लिव इन रिलेशनशिप में तो नहीं है, ये सब चीज़ें। किसी भी 2 आदमी का क्या मतलब है इसमें? एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक whomsoever रजिस्ट्रार डीम्स फिट, ठीक है। दूसरा, अब ये चीज़ें धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी क्योंकि अभी तो नया नया एक्ट बना है, तो ये इसमें प्रोविज़न है। प्लस उसको अगर ये लगता है कि मुझे कोई फर्दर डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहिए, मुझे कोई फर्दर विटनेस को बुलाना चाहिए या मुझे कोई फर्दर एविडेंस चेक करना चाहिए, तो वो सब कर सकता है, ठीक है। जब वो इन दोनों चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब उम्र भी देख ली, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप भी देख ली, कोयर्सन भी देख लिया, मीन्स की उससे तो नहीं हुई, जब वो चारों चीज़ों मैंने आपको कंडीशन बताई थी, चारों देख ली, तो वो रजिस्टर करेगा। लेकिन अगर उसे कहीं भी शक होता है कि नहीं साहब इन्होंने कोई चीज़ गलत की है, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा कि भाई साहब ये इन्होंने गलत कर रखा है और आप इसमें अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। पहले केस में क्या हो रहा था, स्टेटमेंट केवल रिकॉर्ड के लिए जा रहा था, अब पुलिस को कहेगा अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। तो अपने आप ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए भी है क्योंकि जो आपका सेक्शन 385 है वो प्रोवाइड करता है, और जो सेक्शन 387 है वो प्रोवाइड करता है बेसिकली कि अगर मान लीजिए मैं एक लिव इन रिलेशनशिप में जा रहा हूँ और मैं लिव इन रिलेशनशिप का अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एप्लीकेशन दे रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मैं उसमें लिख रहा हूँ ना स्टेटमेंट में कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, मैं पहले से शादीशुदा हूँ कि नहीं हूँ, क्या हूँ, वो सारी जानकारी देनी है मुझे उसमें, उसका पूरा फॉर्मेट है रूल्स में। तो जब मैं सारी जानकारी दे रहा हूँ और मुझे यही कोड कहता है कि अगर मैं कोई गलत जानकारी दे रहा हूँ, इफ़ आई एम फर्निशिंग लेट्स से इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो मेरे ऊपर केस चलेगा, मुझे सजा हो सकती है 3 महीने की, 25,000 तक का मुझे जुर्माना हो सकता है। ये प्रोविज़न ऑलरेडी है। जब ये प्रोविज़न ऑलरेडी है तो रजिस्ट्रार जब पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो यही कहेंगे ना बेसिकली कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है या वो है, आप अप्रोप्रिएट एक्शन ले लीजिए। ये 385 है। अब 387 में क्या प्रोविज़न है कि रजिस्ट्रार को भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं दिक्कत है, कहीं पर कुछ है, तो वो अगेन फिर पुलिस को अप्रोप्रिएट एक्शन के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो ऐसी टर्मिनेशन होता है
टर्मिनेशन के केस में क्या है कि जो सेक्शन 380 मतलब मान लीजिए जो आप टर्मिनेट कराने जा रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप को, तो जो हमारे कोड का सेक्शन है 385 का 3, वो बेसिकली ये बोलता है कि मैं लिव इन रिलेशनशिप का अपना स्टेटमेंट दूंगा रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार अगर हम दोनों जोड़े गए साथ में, इफ़ वी बोथ पार्टनर्स आर गोइंग जॉइंटली टुगेदर, तो रजिस्ट्रार विल एक्नॉलेज दैट एंड विद इन 15 डेज मतलब रजिस्ट्रार इज ऑब्लिगेटेड टू गिव अस दी सर्टिफिकेट ऑफ टर्मिनेशन। ठीक है, देना ही देना है रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर। अब मान लीजिए केवल एक जोड़ा जाता है, तो उस केस में रजिस्ट्रार की एक ड्यूटी बढ़ती है कि वो रजिस्ट्रार, मान लीजिए एक जोड़ा गया, एक ही आदमी गया जोड़े में से, वो दूसरे पार्टनर को वो स्टेटमेंट दे देगा कि भाई आपका जो पार्टनर है वो आपकी लिव इन रिलेशनशिप से बाहर निकल रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। इन्फॉर्म करेगा या फिर उससे कुछ इन्फॉर्म करेगा। इन्फॉर्म करने के संग संग अगर दैट हैपन्स टू बी, मतलब मान लीजिए जिसने सबमिट किया वो मेल है, मैन है, तो उस केस में रजिस्ट्रार क्या करेगा, जो फीमेल पार्टनर है उसको स्टेटमेंट शेयर करने के साथ साथ उससे पूछेगा, इंक्वायरी करेगा कि क्या आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्या आपका इस रिलेशनशिप से कोई बच्चा तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है, इस तरह की इंक्वायरी करेगा। लेकिन उस केस में भी रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ टर्मिनेशन देना ही देना है, भले ही दूसरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन हो। आज के दिन जिस तरह से हम कोड को रीड करेंगे वो यही बोलता है, और जो रूल्स हैं वो भी यही बोलते हैं। तो इसमें तो ये कहा है ना, जब यूसीसी बनाने वाली कमेटी के लोगों से सवाल पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए किया गया है। तो इसमें कैसे महिलाओं के अधिकार वो ऐसे सुरक्षित कर रहे हैं कि जो बेसिकली मेंटेनेंस का उन्होंने एक क्लॉज जोड़ा है इसमें पार्ट 3 में। मैरिज के केस में तो है ही है राइट उनको, और मैरिज के केस में मेंटेनेंस का राइट केवल मैन को नहीं है, वुमेन को भी है। इट्स नॉट ओनली मैन, इट्स वीमेन एज वेल, राइट। इस केस में क्या है कि मेंटेनेंस का राइट केवल मतलब जो वुमेन पार्टनर है उसको है, राइट। तो अब क्या होगा कि, और उसमें लैंग्वेज भी ऐसी है कि इफ लेट्स से वुमेन पार्टनर इज डेजर्टेड बाय मैन पार्टनर, मतलब अ फीमेल पार्टनर इज डेजर्टेड बाय द मेल पार्टनर, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो नहीं, इसको थोड़ा सा समझा दो, आपकी क्या मतलब है इस बात का कि एक मेल है, उसने रिलेशनशिप को एंड करा, वो गया रजिस्ट्रार के पास, उसने सबमिट किया, तो इसके बाद की प्रोसेस क्या होगी? मैं आपको इसको इस तरह से समझाता हूँ, प्लेन शब्दों में। मान लीजिए एक लिव इन रिलेशनशिप है, 2 पार्टनर है उसमें, और हमारा जो कोड है वो केवल मैन और वुमेन के बीच में ही लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। इट्स ओनली हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप, नो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप इज रजिस्टर्ड। अब एक मैन है, एक वुमेन है, ठीक है। अब ये इसको बनाया ये ध्यान में रख के गया कि हम विमेन को एम्पावर कर रहे हैं और हम विमेन के राइट्स की रक्षा कर रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप में बहुत सारे वायलेंस हो रहे हैं, तो उस वायलेंस को चेक कर रहे हैं, राइट। तो इसमें ये मान के चला जा रहा है कि विमेन विक्टिम्स हैं लिव इन रिलेशनशिप में, ठीक है। अब इस परिप्रेक्ष्य से देखिए, तो अब मान लीजिए 2 लोगों ने अपनी लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर करा ली है, ठीक है, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अब उन दोनों को लगता है कि नहीं साहब हमें सेपरेट हो जाना चाहिए, अपनी लिव इन रिलेशनशिप को टर्मिनेट करा लेना चाहिए। वो दोनों लोग रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, अपना स्टेटमेंट ऑफ टर्मिनेशन सबमिट करेंगे। 15 दिन के रजिस्ट्रार उनको एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि भाई आपकी लिव इन रिलेशनशिप टर्मिनेट हो गई, दोनों लोग आज़ाद हो गए। अब मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन आती है कि दोनों में से किसी एक को करना है। अब मान लीजिए वो फीमेल पार्टनर है, फीमेल पार्टनर करना चाहती है, मेल पार्टनर नहीं करना चाहता है, और वो डिस्क्रीटली करना चाहती है विदाउट इन्फॉर्मिंग द मेल पार्टनर। जरूरी नहीं है कि वो मेल पार्टनर को बताए। वो रजिस्ट्रार के पास आती है, रजिस्ट्रार के पास बोलती है कि साहब ये हमारा लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, उसका एक फॉर्मेट है पूरा रूल्स के हिसाब से, लेकिन मैं आपको प्लेन शब्दों में समझाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने सबमिट करा, तो रजिस्ट्रार क्या करेंगे कि उन्होंने जो स्टेटमेंट सबमिट किया है टर्मिनेट करने के लिए, वो मेल पार्टनर को भी बता देंगे कि आपकी फीमेल पार्टनर जो है लिव इन रिलेशनशिप में, वो इस रिलेशनशिप को टर्मिनेट करना चाहती हैं, और 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार जो है उनको टर्मिनेशन का सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे। लेकिन अगर वो मेल पार्टनर जाके टर्मिनेट करने के लिए जाता है अकेले, बिना फीमेल पार्टनर को बताए या बिना फीमेल पार्टनर की कंसेंट की, उसने अपना टर्मिनेशन का स्टेटमेंट सबमिट किया, तो रजिस्ट्रार क्या करेंगे कि वो डिटेल्स को उस फीमेल पार्टनर के संग शेयर करेंगे कि भाई आपका जो मेल पार्टनर है वो निकलना चाहता है, और साथ साथ उस फीमेल पार्टनर से फर्दर इंक्वायरी करेंगे कि क्या आपका कोई इस लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा है या बच्चा होने वाला है, इस तरह की इंक्वायरी करेंगे।
और इस केस में भी 15 दिन के अंदर वो जो है इसको टर्मिनेट कर देंगे। अब इस केस में जो वुमेन के राइट्स की रक्षा हो रही है वो केवल ये हो रही है कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप वाला पार्ट है, पार्ट 3 यूनिफॉर्म सिविल कोड का, वो केवल विमेन को राइट देता है, केवल फीमेल पार्टनर को राइट देता है मेंटेनेंस सीख करने का। तो मेंटेनेंस वो एप्रोप्रिएट कोर्ट के पास जाके क्लेम कर सकती है। कोर्ट जैसा मेंटेनेंस डिसाइड करेगा वो मेंटेनेंस उनको मिलेगा। यहां पर जो मेल पार्टनर है वो उसको मेंटेनेंस का कोई राइट लिव इन रिलेशनशिप के अंदर नहीं दिया गया है, जबकि मैरिज के केस में मैन और वुमेन दोनों लोग मेंटेनेंस सीख कर सकते हैं। अभी इसमें जो सक्सेशन वाला एक प्रोसेस आता है, जैसे कि 2 लोग हैं, इनमें मेल पार्टनर एक्सपायर हो गया समाउ, तो फिर अगर उनका एक बच्चा है तो उसके साथ क्या होगा, और वाइफ को उसकी प्रॉपर्टी पे क्या राइट मिले, मतलब जो पार्टनर है उसको क्या राइट मिलेंगे? देखिए ऐसा है, जो पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो बच्चे को, मतलब वो भले ही बच्चा जिसे हम कहते हैं इलिजिटिमेट बच्चा है, मतलब बिना शादी के पैदा हुआ है या बिना लिव इन रिलेशनशिप के पैदा हुआ है, उन सबको ये कोड बेसिकली लेजिटिमेट मान रहा है। कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लीगल चाइल्ड हो गया। तो अगर अनमेरिड औरत का बच्चा हो जाए या जो भी हो जाए वो लीगल चाइल्ड माना जाएगा, लेजिटिमेट। वो एक प्रोग्रेसिव हो गया, वो एक प्रोग्रेसिव सोच हो गई, क्योंकि उस बच्चे का क्या दोष है उसमें, ठीक है, वो तो कुछ करके आ नहीं सकता इस धरती पर, उसके हाथ में है नहीं वो कंट्रोल में। तो ये तो चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात है और चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी चाहिए, ठीक है। उस चाइल्ड की कोई गलती नहीं है, चाहे वो मतलब सोशली रिकॉग्नाइज फॉर्मेट से आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, ठीक है, वो चाइल्ड की कोई गलती नहीं है। तो इसी तरह से जो ये पार्ट 3 है लिव इन रिलेशनशिप का, ये क्या कह रहा है बेसिकली, ये भी ऐसे चाइल्ड को लेजिटिमेट चाइल्ड बोलता है। तो आपकी लिव इन रिलेशनशिप में कोई भी बच्चा जो पैदा होगा वो लेजिटिमेट होगा। लिव इन रिलेशनशिप के पार्टनर्स को इवन बच्चा अडॉप्ट करने का राइट है, ठीक है, बच्चा अडॉप्ट भी कर सकते हैं वो। अब जो आपने सक्सेशन की बात पूछी, देखिए सक्सेशन यूसीसी का पार्ट 2 है और इनफैक्ट सबसे बड़ा पार्ट है तीनों पार्टों में, मीन्स की मैरिज एंड डिवोर्स पार्ट 1, सक्सेशन पार्ट 2, लिव इन रिलेशनशिप पार्ट 3, तो सबसे बड़ा पार्ट ही सक्सेशन है। तो सक्सेशन में क्या है कि इसमें बहुत सारे जो रिलीजन थे, या फिर मतलब मान लीजिए जो इंडियन सक्सेशन एक्ट था या हिंदू सक्सेशन एक्ट, मतलब जो भी सक्सेशन एक्ट थे तमाम, उन सारे एक्ट्स को मतलब ये बेसिकली सुपरसीड करता है, ठीक है, वो रिपग्नेंट हो गए और ये यूसीसी ही उस पर लागू होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सक्सेशन में इन्होंने ये किया है बेसिकली कि जैसे मतलब मान लीजिए कोई आदमी इंटेस्टेट मर जाता है, यानी विदाउट एनी विल मर जाता है, कोई एक डॉक्यूमेंट्री ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बना के जाता है कि मेरे बाद मेरी जो संपत्ति वो कैसे कैसे बटेगी। तो इसमें क्या किया गया है, इस कोड में 2 चीज़ें बड़ी गौर करने लायक हैं। एक, इसमें जो संपत्ति का क्लासिफिकेशन है स्टेट का जो क्लासिफिकेशन है, स्टेट मीन्स की ESTAT स्टेट, तो जो संपत्ति है, जो संपत्ति का क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली ख़त्म कर दिया गया है। ख़त्म कर दिया गया है मीन्स की पहले क्या होता था कि एक संपत्ति होती थी जो मुझे इनहेरिटेंस में मिलती थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी ऐसी होती थी जो मैं सेल्फ एक्वायर करता था, जैसे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं, यानी जो मैं अर्जित करता था। तो अब इसमें इन्होंने एक ही प्रॉपर्टी मान लिया है, मेरे पुरखों से मुझे आए प्रॉपर्टी या भले ही मैं उसको कमाऊँ प्रॉपर्टी को, एक मेरा स्टेट हो गया। अब वो जो मेरा स्टेट है वो नीचे कैसे जाएगा, वो डिवॉल्व कैसे होगा नीचे, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि जैसे मतलब मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पर बोलूँ आपको, जैसे मान लीजिए हिंदू सक्सेशन एक्ट वगैरह में क्या होता था कि जो क्लास 1 ईयर्स होते थे, क्लास 1, तो क्लास 1 उत्तराधिकारी जो होते थे वो कौन होते थे, वो बेसिकली एक आदमी के वाइफ होती थी और उसका बेटा होता था। तो मतलब मान लीजिए जैसे हम 2 सिस्टम फॉलो करते थे हिंदुइज्म में, एक मिताक्षरा और एक दया भागा। तो मिताक्षरा मतलब इधर हमारे नॉर्थ के हिस्से में मिताक्षरा सिस्टम लागू किया जाता था। तो ये 3 लोग होते थे बेसिकली, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया गया है कि जो क्लास 1 ईयर्स हैं, जो गौर करने की बात है, उसमें मदर फादर भी जोड़े गए हैं और उसमें डॉटर भी जोड़ी गई है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, कल को अगर उनकी बिना वसीयत बनाए मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जो संपत्ति है, जो स्टेट है, उसका जब बंटवारा होगा तो जो क्लास 1 ईयर्स हैं वो उन 4 लोगों में जाएगा। वो कौन कौन है, वो उनकी वाइफ है जो विडो है, उनका बेटा है, उनकी बेटी है और उनके मदर फादर है, ठीक है। अब जो मान लीजिए बेटा शादीशुदा है लेकिन बेटा नहीं रहा,
वो भी डिजीज्ड है तो बेटे को नीचे बच्चों को जाएगी। डॉटर शादीशुदा है तो भी डॉटर के पास जाएगी, अनमैरिड है के लिए नहीं, मैरिड हो चाहे कैसी हो डॉटर होनी चाहिए। अगर डॉटर नहीं रही तो डॉटर के बच्चों को जाएगी, ठीक है। तो ये एक नया इसमें चेंज है। तो लेकिन कौन है ये लोग जो क्लास 1 ईयर्स हैं? वो विडो है या विडोवर है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए फीमेल चली जाती तो विडोवर है मान लीजिए। तो कौन है? विडो है, सन है, डॉटर है एंड मदर एंड फादर है। जो आदमी इंटेस्टेट मर रहा है यानी बिना वसीयत के मर रहा है, जिसने वसीयत बना ली, टेस्टामेंट्री चीज़ें हो गई, तो उसकी तो उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से चीज़ें जो हैं वो डिवॉल्व होंगी, राइट। वो तो उस हिसाब से बटेंगी। लेकिन जो आदमी इंटेस्टेट मर जा रहा है बिना वसीयत के, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो क्या ये जो लिव इन रिलेशनशिप है जो आपने क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें जो एक मेल है एक फीमेल है, तो पार्टनर्स हैं, वो हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, राइट। तो अगर ये पार्टनर, मेल पार्टनर मर जाता है फॉर एग्जाम्पल, डिजीज्ड हो जाता है, तो ये विडो नहीं है, ये विडो नहीं है। ये विडो नहीं है तो क्या वो क्लास 1 सक्सेशन में आएगी या नहीं आएगी, ये आने वाले समय में कोर्ट तय करेंगे। या आने वाले समय में हो सकता है इस कोड में कुछ सुधार किए जाएंगे, इसके कुछ रूल्स में सुधार किए जाएंगे, उस समय तय होगा। लेकिन आज अगर हम प्लेन एक रीडिंग करते हैं कोड की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्लेन अगर आप रीडिंग करेंगे तो प्लेन रीडिंग के हिसाब से नहीं है सक्सेशन का राइट, अगर आप समझें। और मैरिज के केस में भी क्या होता है कि अगर मैरिज के केस में जब आप डिवोर्स के लिए जाते हैं तो इट्स केवल मेंटेनेंस की बात नहीं होती है ना, आपका स्टेट भी बढ़ता है। यानी जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, जो आप लोगों ने जॉइंट रूप से कमाई होती है शादी में, वो भी बढ़ती है ना डिवोर्स के समय पर। तो यहाँ वो भी राइट नहीं है, उसको केवल मेंटेनेंस का राइट है। तो मेंटेनेंस तो गुजारा भत्ता है बेसिकली। अगर बच्चा है तो बच्चे का गुजारा भत्ता, अगर लेडी है तो लेडी का गुजारा भत्ता, अगर हम प्लेन रीडिंग बेसिस पे बात करें। अब आने वाले समय में जैसे जैसे इसको मतलब माननीय न्यायालय, ऑनरेबल कोर्ट्स जैसे जैसे डिसाइड करेंगे वैसे वैसे ये चीज़ें चलते जाएंगी, वो अपनी जगह। लेकिन अगर हम आज के दिन बात करें तो इस तरह से है, ये एक बेसिक दिक्कत है। अच्छा, अगर मैं समझ पाया हूँ, क्या ये जो लिव इन वाला मामला है ये ऐसा हो चुका है, एक तरीके की शादी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम कर दी हुई हैं और बाहर निकलने के ज़्यादा ऑप्शन दे दिए हुए हैं। देखिए, अगर आप व्यवहारिक रूप से पूछें तो मतलब एक तरफ आप ये देखेंगे कि इन्होंने ऐसे लोगों के लिए आसानी बना दी है जो लोग किसी वजह से शादी नहीं कर पाते हैं। मतलब आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा। होता क्या है, जब हम मैरिज करते हैं तो हमारा मैरिज करने का इरादा अलग होता है, हमारे हालात अलग होते हैं, तो मतलब हमारा ऑब्जेक्ट अलग है, हमारे सर्क्यूमस्टेंसेस अलग हैं, और मैरिज करने का हमारा पर्पज़ अलग है। उसी तरह से जब हम लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप में जाने का ऑब्जेक्ट अलग है, पर्पज़ अलग है, सर्क्यूमस्टेंसेस अलग अलग है। सर्क्यूमस्टेंसेस में हो सकता है कि हम शादी नहीं कर सकते थे इसलिए लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं। पर्पज़ ये हो सकता है कि हम टेम्पररी एक अरेंजमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं चाहते हैं, तो हम उसमें चले गए, पर्पज़ ये भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट ये हो सकता है कि हाँ जी हम कोई ऐसे लीगल उसमें नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन अब तो लीगल हो रहा है अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है कि शादी के केस में बहुत सारे आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस आते हैं, बहुत सारे आपके ऊपर ड्यूटीज़ आती हैं, बहुत सारे आपके संग राइट्स भी आते हैं, ठीक है। शादी को तोड़ना इतना आसान नहीं है आज के दिन। अगर यूसीसी के तहत, अब डिवोर्स यूसीसी के तहत कंट्रोल होगा, रेगुलेट होगा उत्तराखंड में, तो आप डिवोर्स के लिए अगर आप जाते हैं तो मान लीजिए आपको कम से कम 2-2.5 साल लग जाएंगे, जिसमें आपकी कंसेंट हो, मतलब बोथ हस्बैंड एंड वाइफ मतलब आर हैविंग कंसेंट फॉर डिवोर्स। उस केस में भी इतना टाइम लग जाएगा क्योंकि 1 साल से पहले तो एप्लीकेशन ही फाइल नहीं हो सकती मैरिज के, ठीक है। 6 महीने से पहले वो नहीं हो सकता, तो फास्टेस्ट भी आदमी करा ले तो 1.5 साल है, 2 साल करीब लग जाता है फास्टेस्ट। मतलब द वेरी डे, ऑन द डे ऑफ मैरिज यू डिसाइड दैट आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इन दिस मैरिज, इन दैट केस ऑल्सो इट विल टेक अबाउट 1.5 ईयर, मान के आप ऐसे चलिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ के केस में क्या है कि मैंने जो कोड है, जो कोड का पार्ट 3 है वो कहीं कुछ नहीं बताता है, जो रूल्स हैं वो कहीं कुछ नहीं बताता है। तो मतलब हमें ये लगता है प्लेन रीडिंग बेसिस पे कि मैं आज गया और मुझे जैसे ही लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट हाथ में मिला, मैं हो सकता है अगले दिन जाके टर्मिनेट करा लूँ, तो मेरी मतलब टेक्निकली 15 दिन में टर्मिनेट हो जाएगी, ऑब्लिगेटरी है टर्मिनेशन। तो क्या ये कुछ ऐसे लोगों के लिए आसानी नहीं हो जाएगी जो बहुत सारे मैरिज के ऑब्लिगेशंस नहीं लेना चाहते हैं, बहुत सारे मैरिज की ड्यूटीज़ को नहीं निभाना चाहते हैं? क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा प्रैक्टिकली? पहला तो ये था कि हम एक ईज कर रहे हैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो सिमिलरली ईज ऑफ लिविंग टुगेदर हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है।
इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल सोशल थिंग्स, कस्टम्स एंड एट्सेट्रा, मतलब हम कस्टम्स को भी अवॉइड कर रहे हैं, हम बेसिकली सोशल जो रिक्वायरमेंट है उनको भी अवॉइड करना चाहते हैं, शादी नहीं करना चाहते हैं उतने मतलब क्या कहना चाहिए, उतनी सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं प्रोसीजर वगैरह में, तो हमने लिव इन रिलेशनशिप के लिए ऑप्ट कर लिया। आसानी है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, निकलने की भी तो आसानी है। और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लंबे समय में मैरिज एक इंस्टीट्यूशन होगा, लिव इन रिलेशनशिप एक इंस्टीट्यूशन होगा, क्योंकि मैं यहाँ भी रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ, बच्चे पैदा कर सकता हूँ, मैं यहाँ भी बच्चे पैदा कर सकता हूँ, मैं यहाँ भी गोद ले सकता हूँ, यहाँ भी गोद ले सकता हूँ, यहाँ भी अडॉप्शन हो सकता है, यहाँ भी अडॉप्शन हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। फ़र्क केवल एक सक्सेशन में थोड़ा बहुत है, जो आने वाले समय में ऑनरेबल कोर्ट्स क्लेरिफाई करेंगे ही करेंगे। और एक चाइल्ड के राइट की बात है, वो भी इनमें सक्सेशन में कवर हो ही जाएगा। तो जो आप कह रहे हैं वो बात कुछ हद तक सही है कि एक हम आसानी बना रहे हैं दरअसल। जैसे इसमें जैसे जो दहेज का कानून वाला एक पूरा 7 साल तक का, अगर कहीं पर को वाइफ एक्सपायर होगी तो सीधे डॉरी वाला केस लगता है। जैसे यहाँ पर को भी इस तरीके की चीज़ों में क्या फिर लिव इन वाले में क्या होगा, यहाँ भी कुछ इस तरीके की कॉन्ट्रडिक्शन आएंगे? देखिए, अब जो प्रोहिबिशन ऑफ डॉरी एक्ट है ना 1961 का, तो प्रोहिबिशन ऑफ डॉरी एक्ट क्या बोलता है बेसिकली, वो तो रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ करता है। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो डिफाइंड है लॉ में कि हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है, मतलब दे हैव टू बी लीगली मैरिड। दोज हु आर नॉट लीगली मैरिड दे कैन नॉट बी हस्बैंड एंड वाइफ अंडर एनी लॉ प्रिवेलिंग इन इंडिया, राइट। हस्बैंड एंड वाइफ के लिए मैरिज होना जरूरी है। अब मैरिज तो हुई नहीं है, इट्स अ लिव इन रिलेशनशिप, तो एक ऐसा चांस बनता है कि लिव इन रिलेशनशिप में भी हो सकता है, हम मान के चलते हैं कि चलिए जी मेल आदमी ही डाउरी मांगेगा और वो डाउरी के नाम पे हो सकता है अपने फीमेल पार्टनर को हैरेस भी करे, सब कुछ करे, तो क्या उसको डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में शेल्टर मिलेगा? प्लेन रीडिंग बेसिस पे नहीं मिलेगा, प्लेन रीडिंग बेसिस पे बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वाइफ नहीं है। हाँ, कल को ये कैसे कानून इवॉल्व होता है, कैसे इसमें माननीय न्यायालय अपना निर्णय देते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, आने वाला समय बताएगा, लेकिन आज के दिन नहीं लागू होता है। सिमिलरली इसी तरीके से मतलब बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसमें शादियों में कई चीज़ें लागू होती हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में लागू नहीं होंगी, क्योंकि इसमें रहने वाले लोग हस्बैंड एंड वाइफ नहीं हैं। जैसे कोई एक आता एग्जांपल जो बहुत ही इस तरीके का हो कि एक बड़ा अंतर पड़ रहा हो, जिससे बहुत बड़ा अंतर ऐसे पड़ सकता है कि जैसे मतलब मान लीजिए जैसे आजकल एक डिबेट चल रही है ना, मतलब बहुत ज़्यादा डिबेट है सोसाइटी में कि जो शादी होती है, शादी के अंदर भी जो अगर मान लीजिए नॉन कंसेंसुअल सेक्स होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, उसको रेप माना जाए। वेयर देयर इज मतलब मीन्स लेट्स से ईदर हस्बैंड्स और वाइफ्स कंसेंट इज नॉट देयर, ठीक है, इवन इफ दे आर मैरिड, अगर उनके बीच में कोई ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जो बाई फोर्स हो रहा है या विदाउट कंसेंट हो रहा है, तो उसको रेप माना जाए। डिबेट चल रही है। लेकिन आज के दिन कानून की स्थिति क्या है? कानून की स्थिति ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्ट, किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्ट, चाहे वो नेचुरल हो, अननेचुरल हो, बाय बॉडीली पार्ट्स हो, बाय ऑब्जेक्ट हो, वो टेक्निकली रेप नहीं है। ये प्रोविजो है उसमें, जो भारतीय न्याय संहिता में मेरे ख्याल से सेक्शन नंबर 64 है जो रेप को डिफाइन करता है, जो पहले आईपीसी में 375 होता था। तो उस केस में क्या है, अब ये हस्बैंड वाइफ तो है नहीं, दे आर पार्टनर्स, राइट। अब यहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज होती है तो मैं बोलूँगा ये थोड़ा विमेन के फेवर में है। दे कैन से दैट दो वी आर लिविंग इन अ रिलेशनशिप विच इज इन द नेचर ऑफ मैरिज, लेकिन जो हमारे बीच में ये कुछ सेक्सुअल एक्ट्स हुए हैं ये विदाउट मेरी कंसेंट के हैं, तो यहाँ पर अ फीमेल कैन सू अ मेल, राइट। और जो रेप का राइट है वो टेक्निकली हमारा कानून केवल औरत को देता है, आदमी को देता नहीं है टेक्निकली, राइट, प्लेन रीडिंग बेसिस पे। तो यहाँ पर जो है फीमेल जो विमेन है उनकी एक प्रोटेक्शन है। अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई चीज़ फोर्सफुली होती है, विदाउट देयर कंसेंट होती है, तो उनको सेफ गार्ड है कि वो अपने पार्टनर के ऊपर रेप का चार्ज लगा सकती है, बिकॉज वो हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है। फिर हम इसको यूनिफॉर्म कैसे कह रहे हैं? जैसे जेंडरली तो पूरा एक हिसाब से हम बायसनेस तो कह सकते हैं इसको जेंडर के हिसाब से। नहीं, जेंडर के हिसाब से देखिए, अब जेंडर के हिसाब से क्या है, मतलब बेसिकली हमारी सोसाइटी में फीमेल को तो विक्टिम ही मान नहीं, फीमेल को विक्टिम मान के चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि विमेन जो है मतलब काफ़ी आगे आ रही हैं सोसाइटी में आज के दिन, और आना भी चाहिए। लेकिन क्या है कि बहुत सारा तबका अभी भी विमेन में डिप्राइव्ड है बहुत सारी चीज़ों के लेके, स्पेशली सोशल राइट्स को लेके।
तो विमेन के राइट्स के प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन कहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि विमेन के राइट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत आगे चलने में कहीं ऐसा ना हो कि हम इनडायरेक्टली जो मैन हैं उनके भी कुछ ऐसे राइट्स को वायोलेट कर रहे हों जो नहीं होने चाहिए। विमेन राइट्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए, इनफैक्ट उनको एम्पावर करना चाहिए, ज़रूरत है, लेकिन उस एम्पावरमेंट की वजह से या ऐसे राइट्स की वजह से दूसरे आदमी की जो सामने मैन है उनके भी राइट्स को आउटराइटेडली मतलब बेसिकली दबा नहीं देना चाहिए। ठीक है, पर जो ये बहस चल रही है ना, ये बहस तो चल रही है दोनों के दोनों प्रोग्रेसिव मैन प्रोग्रेसिव वुमेन के बीच में चल रहा है, तो वहां पर को आपको नहीं लगता है कि इतना तो इक्वलिटी वहां पर को होना चाहिए? फिर नहीं, ये नहीं है कि प्रोग्रेसिव मैन और प्रोग्रेसिव विमेन के बीच में ही चल रहा है। आज के दिन क्या है कि अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो बहुत सारे जोड़े जो हैं अदालतों में जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, मतलब या तो उन्होंने शादी कर ली होती है अपने माँ बाप के खिलाफ और माँ बाप ही उनकी जान के दुश्मन बने होते हैं, या कुछ और किस्सा होता है तो वो जाते हैं जी हमें पुलिस का प्रोटेक्शन चाहिए या कुछ और चीज़ चाहिए। बहुत सारे केसेस होते हैं अदालतों में, ठीक है। फिर उसके बाद कई बार क्या होता है कि उन्होंने शादी तो नहीं की होती लेकिन वो भाग गए होते हैं, ठीक है, जिन्हें कहते हैं वो इलोपमेंट। मान लीजिए वो लीगल है, लड़की 18 साल की है, लड़का 21 साल का, लेकिन फिर भी उन्हें अपने घर वालों से खतरा होता है, वो भी कोर्ट के पास जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। कोर्ट प्रोटेक्शन भी देती है कई सूटेबल केसेस में। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रोग्रेसिव मैन है और जो प्रोग्रेसिव विमेन है वही लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं। जो मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया वो भी एक लिव इन रिलेशनशिप का किस्सा है। तो इसमें जो विमेन राइट्स की बात हो रही है या जो आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी कहाँ रही, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी इज नॉट बिटवीन मैन एंड विमेन, ठीक है। हम जो यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं वो यूनिफॉर्मिटी की बात हम कर रहे हैं कि जब आप बहुत सारे रिलीजन्स के बीच में क्या हो रहा है वो किस तरह से आप यूनिफॉर्म कर रहे हैं। तो जब आप यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसमें एक थोड़ा सा हमें जो लगता है प्रॉब्लम है वो ये है, जैसे आपने अभी कमेटी का जिक्र किया था, जिस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, तो इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि इन्होंने शेड्यूल ट्राइब जो है हमारे उत्तराखंड में उसको इससे बाहर रखा है। हालांकि जो कमेटी की रिपोर्ट है उस कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि जो हमें डिफरेंट मीडियम से बहुत सारी ओपिनियंस मिली, मतलब मान लीजिए यूसीसी के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी का ऑफिस बनाया गया था तो उनके अंदर एक स्टेक होल्डर कमेटी भी थी। तो बेसिकली स्टेक होल्डर कमेटी ने जाके जो स्टेक होल्डर्स हैं यूसीसी में यानी कि जो पब्लिक है बेसिकली उनसे जाके बातचीत की थी और उन लोगों से उन्होंने सुझाव भी मंगाए थे। तो जिन उनको सुझाव कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से मिले, कुछ ऑफलाइन मिले ऑफिस में और कुछ इन्होंने फील्ड विजिट करके लिए। तो जो इन्होंने फील्ड विजिट करके लिए सारे ओपिनियंस लिए हैं उन सारी तीनों ओपिनियंस में इन्होंने कहा कि जी 100% ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इज फेवरिंग यूसीसी, जो उस रिपोर्ट में है। फिर इन्होंने जो कमीशन होता है SC/ST कमीशन, तो जो उस कमीशन से जो बात की है तो उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों ने ये कहा है कि जी हम यूसीसी से गवर्न होना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने चूंकि हमारा बेसिकली शेड्यूल 5 जो है जो हमारे केस में लागू होता है, हालांकि उत्तराखंड में शेड्यूल 5 के अंडर कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया नहीं है, वाला भी नहीं है? नहीं, ट्राइब एरिया कोई नहीं है। इंडिया में केवल 10 स्टेट्स हैं जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है। उत्तराखंड में कोई शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है। 5 ही शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उत्तराखंड में, जैसे जौनसारी हैं, थारू हैं, बुक्सा हैं, भुटियाज हैं और राजी बोलते हैं जिनको, ठीक है। 5 लोग हैं, केवल 5 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तो शेड्यूल ट्राइब को इससे अलग रखा गया है। वो ये कहते हुए रखा गया भाई मतलब शेड्यूल 5 जो है, शेड्यूल 5 जिसके तहत मान लीजिए शेड्यूल ट्राइब हमारे केस में रिकॉग्नाइज हो रही हैं, क्योंकि शेड्यूल 6 तो केवल 4 स्टेट्स के लिए है, राइट। मतलब आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है एंड मिज़ोरम है, ठीक है, इन 4 स्टेट्स के लिए है। पर हमारे केस में क्या है कि हम शेड्यूल 5 की बात करते हैं। तो शेड्यूल 5 के तहत मान लीजिए हमारे वहाँ जो शेड्यूल ट्राइब हैं वो, और हमारे वहाँ शेड्यूल ट्राइब में बेसिकली है क्या, जिनके कस्टम्स थोड़ा बहुत डिफरेंट है, थोड़ा जौनसार में लोगों के हैं जहाँ पॉलीगेमी वगैरह सारी चीज़ें कभी कभी हुआ करती थी, या पता नहीं होती हैं कि नहीं होती हैं। थोड़ा बहुत कुछ हमारे जो नेपाल और तिब्बत का बॉर्डर है इस तरफ, वहाँ थोड़ा बहुत कुछ होता था इस तरह का। अब वो कितना मेन स्ट्रीम के संग मिल चुके हैं, कितना मेन स्ट्रीम की चीज़ों को अपनाना चाहते हैं, कितना वो रियल सेंस में अब ट्राइबल हैं, ये सब बातें देखने की हैं, इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो शेड्यूल ट्राइब को आपने इसमें से अलग रखा है। तो अब इससे क्या क्या चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। चलिए मान लीजिए कि एक शेड्यूल ट्राइब के हस्बैंड वाइफ में शादी हो गई, नो प्रॉब्लम, दोनों इस कोड से बाहर हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं आई क्योंकि वो बाहर हैं। एक शेड्यूल ट्राइब के 2 पार्टनरों के बीच में लिव इन रिलेशनशिप हो गई, वो इससे बाहर हैं, कोई दिक्कत नहीं आई।
उस केस में क्या होगा जिस केस में एक शेड्यूल्ड ट्राइब स्पाउस होगी, एक नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब स्पाउस होगी। एक उस केस में क्या होगा जिस केस में एक नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब पार्टनर होगा, एक शेड्यूल्ड ट्राइब पार्टनर होगा। और ये लिव इन रिलेशनशिप के केस में बहुत ज़्यादा घातक है। क्यों है? क्योंकि वहाँ तो कोई पीनल प्रोविजन नहीं है। मैरिज के केस में आपको सज़ा नहीं होनी है, आपको ट्रायल नहीं फेस करना, आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाना, आपको कन्विक्शन होना है नहीं होना है, एक्विटल नहीं लेना है। इस केस में तो आपको सज़ा भी है। तो ये एक्ट कैसे लागू होगा? क्या ये कलेक्टिवली होगा कि एक्ट ये बोलेगा कि अच्छा मतलब ईदर ऑफ द पार्टनर इज लेट्स से फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब, तो एक्ट विल नॉट अप्लाई? ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कहीं पर नहीं है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लागू नहीं होगा। तो क्या अब क्रिमिनल जो लाइबिलिटी होती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी जनरली इंडिविजुअल होती है। लोग भले ही ग्रुप में कोई क्राइम करें, कलेक्टिवली कोई क्राइम करें, तो लाइबिलिटी कलेक्टिव होने के संग संग इंडिविजुअल भी होती है, सजा इंडिविजुअल भी होती ही इंडिविजुअल है इनफैक्ट, राइट। भले वो पूरे कलेक्टिवली जितने लोगों ने क्राइम किया हो उनको भी हो जाए। तो इस केस में क्या होगा ये अभी अनफोल्ड होगा धीरे धीरे। इसमें ऑनरेबल कोर्ट्स अपना जजमेंट देंगे, तो उससे फिर प्रेसिडेंट सेट होंगे कि कैसे कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, रास्ता खुलेगा। लेकिन अभी ये एक बहुत बड़ा गैप है। तो इसमें कुछ एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि यूसीसी लागू किस पे हो रहा है। सबसे पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि यूसीसी लागू किस पे हो रहा है। तो यूसीसी साहब लागू हो रहा है उत्तराखंड के रेजिडेंट्स पे, और काफ़ी केसेस में वो उत्तराखंड के उन रेजिडेंट्स पे भी लागू हो रहा है जो उत्तराखंड में नहीं रह रहे हैं लेकिन उत्तराखंड के रेजिडेंट्स हैं। तो हमें ये समझना चाहिए सबसे पहले कि उत्तराखंड का रेजिडेंट कौन है इस कोर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो इसको जो इन्होंने डिफाइन किया है, ये किया है कि नंबर एक सबसे पहला ये है कि जो उत्तराखंड का परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट लेने के लिए एलिजिबल हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए योग्य हो। तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो इनके 2-3 नोटिफिकेशन है, शासनादेश है, उसके हिसाब से मिनिमम उसको 15 साल से उत्तराखंड में रहना चाहिए। तो पहला तो रेजिडेंट उत्तराखंड का कौन हो गया? जो 15 साल से उत्तराखंड में रह रहा हो। पहली कंडीशन क्या है कि वो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनाने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, यानी 15 साल से रहना चाहिए। जो आज के दिन शासनादेश है उसके हिसाब से 15 साल में बनेगा आपका परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। या जिसका परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है तो उसके बच्चों का भी बन सकता है। अब बच्चा 2 ही साल का है तो वो क्या 15 साल होने का इंतजार थोड़ा करेगा, उसका भी बनेगा परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। तो उसके बच्चे का भी बनेगा, जो परमानेंट रेजिडेंट एलिजिबल है उसके बच्चे का भी बनेगा, उसकी वाइफ का भी बनेगा। अगर वो भी वाइफ होकर रह के आ रही हैं तो उनके लिए 15 साल की लागू नहीं होगी, क्योंकि इसमें कई सारे शासनादेश हैं इनके। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई उत्तराखंड में नौकरी कर रहा हो, कितने भी टाइम से, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, उत्तराखंड में एम्प्लॉयड होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है साहब कि कोई स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, वो कवर हो गया, वो तो है ही एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट में रह रहा हो। चौथी कंडीशन है कि जो उत्तराखंड में 1 साल से रह रहा हो। इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि ये कंडीशन लगातार होनी, कोई भी एक कंडीशन, यानी उसके लिए भी उसको भी रेजिडेंट माना जाएगा तो उत्तराखंड में 1 साल से रह रहा है। पांचवी कंडीशन क्या है जो इंटरेस्टिंग है, उसको कैसे राज्य डिफाइन करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति, ये 5 कंडीशन है, जिस 5 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन में आदमी को रेजिडेंट माना जाएगा। पांचवी कंडीशन ये है कि जिस आदमी को या तो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी लाभार्थी योजना जो बोलते हैं ना, बेनिफिशियरी, मतलब जो बेनिफिशियरी हो किसी स्कीम का, बेनिफिशियल स्कीम्स जो चलती हैं, उसका वो कैंडिडेट हो, मतलब कैंडिडेट नहीं हो मतलब उसका लाभार्थी हो, ले रहा हो उसका, जैसे कि आयुष्मान कोई योजना है, फायदा ले रहा हो, लेकिन वो उत्तराखंड राज्य में लागू हो। तो उत्तराखंड की तो उत्तराखंड राज्य में लागू होगी। अगर कोई केंद्र सरकार की योजना ऐसी है जिसको उत्तराखंड में ले रहा है, ठीक है, तो जैसे मतलब मान लीजिए अभी वो 5 साल वाला स्वास्थ्य का कार्ड बन रहा है या कोई और ऐसी योजना है और वो उत्तराखंड में ले रहा है उसको, तो वो भी उस रेजिडेंट माना जाएगा। अब क्या है इसमें कि लागू किस पे हो रहा है? रेजिडेंट पे लागू हो रहा है। आप रेजिडेंट हो गए सर, अब ऐसा कोई रेजिडेंट बाहर भी रह रहा है उत्तराखंड की टेरिटरी से, लेकिन विद इन इंडिया रह रहा है, ठीक है, क्योंकि मतलब भारत से बाहर तो नहीं लागू होगा। तो मान लीजिए विद इन इंडिया रह रहा है, तो विद इन इंडिया मान लीजिए दिल्ली रह रहा है या किसी और स्टेट में रह रहा है और वो वहाँ किसी से शादी करता है, तो भी उसको यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, भले ही वो उसका जो पार्टनर है वो नॉन उत्तराखंडी रेजिडेंट हो, ठीक है। ये लिव इन रिलेशनशिप में भी लागू होगा। हालांकि लिव इन रिलेशनशिप में शब्द यूज़ किया गया है मे,
ठीक है, लेकिन रूल्स में ये कहा गया है कि मतलब लिव इन रिलेशनशिप के केस में ये छूट है कि अगर एक रेजिडेंट बाहर किसी के संग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना नहीं है जरूरी, लेकिन वो रूल्स के हिसाब से कंपलसरी है। कोड बोलता है मे, कोड सेल यूज नहीं कर रहा है, मे है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, लेकिन रूल्स के हिसाब से है। अब तो आपको अपने टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन से बाहर का भी आके कराना है, जहां भी आपका यहाँ पर एड्रेस है। तो इसमें कैसे लोग आएंगे, जैसे हम होता है ना कई बार कोई फॉर्म भरते हैं, हम उसमें लिख देते हैं लोकल एड्रेस। तो मान लीजिए मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो मैं अपना एक लोकल एड्रेस लिखता हूँ, फिर उसमें लिखा होता है परमानेंट एड्रेस, तो मैं अपना एक परमानेंट एड्रेस दे देता हूँ। अगर मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ तो मैंने वहाँ का अपना परमानेंट एड्रेस दे दिया। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो इस तरह से क्या है, बहुत सारे सरकार ये करना क्यों चाहती है, सरकार इसलिए करना चाहती है कि कल को उनके पास एक पूरा डाटाबेस बन जाएगा। तो जैसी कोई एक ऐसा मैरिड आदमी दूसरी शादी करने जाता है तो उनको पता चल जाएगा कि ये मैरिड है कि नहीं है, डिवोर्सी है कि नहीं है, क्योंकि डिवोर्स का भी रजिस्ट्रेशन होगा। जब आपको कोर्ट डिवोर्स दे देगा तो वो डिक्री को भी आपने रजिस्टर कराना है। अब फिर उनको सरकार को पता चल जाएगा कि पहले ये लिव इन रिलेशनशिप में था कि नहीं था। इस तरह की जो 2-4 चीज़ें हैं वो इसमें आएंगी। तो ये रेजिडेंट जो है ये है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के केस में एक जरा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। इसमें वो जो 1 साल का रेजिडेंट वाला क्लॉज है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जो सेक्शन 378 है जो बोलता है कि आपको लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, तो जो 378 का 1 है वो ये बोलता है कि विद इन 30 days ऑफ एंटरिंग योर रिलेशनशिप you have to register your relationship whether you are a resident of Uttarakhand or not। तो अब रेजिडेंट मैंने आपको बताया 5 तरीके के हैं, तो उसमें रेजिडेंट की क्या है क्वालिफिकेशन, 1 साल का होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि वेदर यू आर अ रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड और नॉट, यानी आपको 1 साल भी अब जरूरी नहीं है लिव इन रिलेशनशिप का। यानी मैं आज टहलता हुआ आऊं और आज टहलता हुआ आके मतलब मान लीजिए मैं कहीं दूसरे स्टेट में रहता हूं और मैंने अपनी लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर करानी, तो मैं उत्तराखंड में आके करा सकता हूं। क्यों? क्योंकि रूल्स इसके लिए प्रोवाइड करते हैं। रूल्स ये तक प्रोवाइड करते हैं हमारे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में बने हैं कि अगर मेरे पास कोई एकोमोडेशन नहीं है तो मेरा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा। क्या होगा? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा। वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके मैं बाजार में जाऊंगा, अपने लिए कमरा ढूंढूंगा रेंट का, और मुझे कोई भी लैंडलॉर्ड केवल इसलिए मना नहीं कर सकता कमरा देने से कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में हूं। हालांकि उसके पास तो 50 और बहाने होंगे लैंडलॉर्ड के पास नहीं देने के। और लैंडलॉर्ड के लिए रूल्स के हिसाब से, ये कोड में कहीं नहीं है, एक्ट में कहीं नहीं है, ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ये रूल्स कह रहे हैं। रूल्स के हिसाब से उस लैंडलॉर्ड के लिए जरूरी है आपको रेंट पे देने से पहले, लिव इन रिलेशनशिप में किसी कोई आदमी रह रहा है देने से पहले ये जरूरी है कि वो उनका सर्टिफिकेट देखेगा कि लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट है कि नहीं है। तो यानी अगर मेरे पास 2 लोग चलते हुए आते हैं, मुझसे कहते हैं जी हम मैरिड है, हस्बैंड एंड वाइफ है, तो मुझे कुछ नहीं देखना है। लेकिन वो कहते हैं जी हम मैरिड नहीं है लेकिन हम साथ में रहना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया सेक्शन 386 जो राइट देता है किसी भी आदमी को कंप्लेंट करने का, तो मुझे एज्यूम करके चलना है कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर ये हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, तो अगर वो खाली क्लेम कर रहे हैं हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो मुझे उनका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देखना है इस कोड के हिसाब से और रूल्स के हिसाब से। लेकिन द मोमेंट वो कहते हैं कि हम शादीशुदा नहीं है तो मुझे उनका मैरिज सर्टिफिकेट भी देखना है। उनका मैरिज सर्टिफिकेट तो होगा नहीं क्योंकि वो है नहीं, तो मुझे उनका लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट देखना। अगर लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट नहीं तो मैं उनको रेंट पे नहीं दे सकता। अब जब मैं उनको रेंट पे दूंगा लिव इन रिलेशनशिप के सर्टिफिकेट के संग, तो वो लिव इन रिलेशनशिप के सर्टिफिकेट की सारी जानकारी मुझे उनके संग में जो रेंट एग्रीमेंट बनाऊंगा उसमें देनी होगी। अब एग्रीमेंट बनाने कहीं जाएगा ना आदमी, 4 लोगों के पास जाएगा, वहाँ प्राइवेसी जाएगी, उसकी जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो अगर लैंडलॉर्ड ये नहीं करता है, वो नहीं देखता है लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ऐसे ही दे देता है, जैसे बहुत सारे लोग आजकल क्या पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होता है ना टेनेंट्स का, नहीं कराते हैं लोग, ऐसे ही रखते हैं, तो पुलिस आती है देखती है नहीं वेरीफाई है तो चालान काटती है 10,000 रुपये का, तो ऐसे ही उसका चालान कटेगा अगर उसने बिना उसके किया है। तो उसने पुलिस वेरिफिकेशन भले ही करा लिया हो उसमें से, मतलब मान लीजिए कि एक ऐसी सिचुएशन समझिए कि एक लड़का पहले रहता था, उसका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, एक लड़की आके रह गई, उसने उसको कुछ भी बता दिया लैंडलॉर्ड को कि ये लड़की कौन है, मेरी रिलेटिव है, या कुछ भी बता दिया, लैंडलॉर्ड ने रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वो उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो पुलिस वेरिफिकेशन भी चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन के संग संग एक रेंट एग्रीमेंट भी चाहिए, रेंट एग्रीमेंट में उसका नाम चाहिए। अब मान लीजिए कोई पहले से रह रहा है, पहले से रेंट एग्रीमेंट है, तो नया बनेगा उसमें फिर वो चीज़ इंक्लूड होगी। तो इस तरह की 2-4 चीज़ें अभी इसमें सामने आ रही हैं जो रूल्स कह रहे हैं, जो एक्ट में कहीं नहीं कहा जा रहा है।